दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारी इस सीरीज की 5वीं वीडियो होने वाली है, जिसमें हम आज से पहले उत्तराखंड में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो पुलिस के हों, पटवारी के हों, लेखपाल के हों, कनिष्ठ सहायक के हों, फॉरेस्ट गार्ड के हों, उनके पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे। जिसमें हमने उत्तराखंड के पिछले वर्ष के सवालों की 2 वीडियोस और हिंदी के पिछले वर्ष के सवालों की एक वीडियो, साथ ही साथ जो सवाल आपके पिछले पॉलिटी के पूछे गए थे उनकी भी एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है। ये हमारी 5वीं वीडियो होने वाली है, जो कि उत्तराखंड के सवालों की होगी। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको वो हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। देखिए कई सवाल ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, उन पे यहाँ पे ध्यान देंगे, और साथ ही साथ जो नए सवाल हैं और नए पैटर्न में सवाल बन रहे हैं उनको भी यहाँ पे आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी 5 वीडियो होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल नंबर 1 है दोस्तों आपका, कांचुला खर्क है। जो कांचुला खर्क है दोस्तों, ये क्या है? जड़ी बूटी शोध केंद्र है, सॉफ्टवेयर केंद्र है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका कांचुला खर्क है, यह है आपका एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। ठीक है दोस्तों, क्या है ये? कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। दोस्तों ये कहाँ है? यह है दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग में। कहाँ है दोस्तों? ये आपका रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, जो आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार है उसके ही पास ही स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 है दोस्तों आपका, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे? यानी कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में 1905 में, उसमें कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे, ये आपने बताना है। ऑप्शन ए है पंडित हरगोविंद पंत, ऑप्शन बी है श्री बद्रीदत्त पांडे, या ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, या कोई नहीं। तो दोस्तों जो 1905 में आपका बनारस अधिवेशन हुआ था, उसमें कुमाऊं से 2 लोगों ने भाग लिया था, जो थे आपके पंडित हरगोविंद पंत और श्री बद्रीदत्त पांडे। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए सारे सवाल जो है दोस्तों पिछले वर्ष के जो भी पेपर आपके उत्तराखंड में हुए हैं उनके हम यहाँ पे पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई भी सवाल मैं अपने मन से लेके नहीं आया हूँ, ये सभी सवाल आपके पिछले वर्ष के पेपरों में पूछे गए हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि कैसे सवाल आपके पेपरों में आते हैं। ठीक है, और यदि इनमें से कोई सवाल रिपीट होता है तो ये आपको वहां पे भी हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम देख चुके हैं कि कई सवाल जो है बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आपने उनको ध्यान रखना है, मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन सा सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है। चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 है दोस्तों आपका, वन अनुसंधान संस्थान FRI भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने तैयार किया था? जो आपका FRI दोस्तों, जो कि आपका कहाँ है? देहरादून में स्थित है दोस्तों। कई बार पूछता है कि वन अकादमी कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे कि जो वन अकादमी आपकी वो देहरादून में स्थित है, और जो आपका FRI है वो भी दोस्तों कहाँ है? आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, कई बार सवाल बनता है ऐसा, तो आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपका FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो डिजाइन है दोस्तों वो किस ब्रिटिश वास्तुविद ने तैयार किया था? तो दोस्तों ये आपका तैयार किया था CG ब्लोमफील्ड ने। किसने दोस्तों? CG ब्लोमफील्ड ने। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए आप, सर एंटनी मैकडोनल। देखिए जो सर एंटनी मैकडोनल है दोस्तों, इन्होंने बनाया था आपका जो नैनीताल में आपका हाई कोर्ट है, उसकी इन्होंने जो है डिजाइन बनाया था। ठीक है, आपसे पूछेगा नैनीताल हाई कोर्ट का डिजाइन किसने बनाया था, तो आप बताएंगे सर एंटनी मैकडोनल। ठीक है दोस्तों, देखिए एक सवाल एफआरआई से और बनता है कि जो एफआरआई का जो मुख्य गेट है उसका क्या नाम है? जो आपका एफआरआई देहरादून में, इसके मुख्य गेट का क्या नाम है? तो दोस्तों इसके मुख्य गेट का नाम है ब्रांडिस गेट। क्या नाम है दोस्तों? ब्रांडिस गेट उसके मुख्य गेट का नाम है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए सवाल नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सवाल नंबर 4 ये होना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप जो सवाल नंबर 3 ही पढ़ लीजिए। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है? जो आपका पाटली दून है दोस्तों, वो किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है? देखिए आप सभी जानते हैं जो आपका पाटली दून है दोस्तों, वो आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है। ठीक है, ये सवाल कई बार फर्स्ट गार्ड में पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है? तो दोस्तों जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है। देखिए जो आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक है, उस समय स्टार्टिंग में इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, जो कि आजादी के बाद रामगंगा नेशनल पार्क हुआ, और बाद में 1957 में इसका नाम हो गया था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आप सभी को पता होगा। ठीक है, जो आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल कितना है?
तो ये आपका 520.82 किलोमीटर, कितना दोस्तों, 520.82 किलोमीटर। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 दोस्तों आपका, चैतु तथा माणहू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? जो आपके चैतु तथा माणहू नामक चित्रकार थे, किस राजा ने उन्हें अपने दरबार में आश्रय दिया था? दोस्तों ऑप्शन है आपका फतेहपति शाह ने, प्रीतम शाह ने, सुदर्शन शाह ने या फिर कीर्ति शाह ने। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सुदर्शन शाह ने। किसने? सुदर्शन शाह ने आपका चैतु तथा माणहू नामक चित्रकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए ऑप्शन ए है आपका फतेहपति शाह। ठीक है, तो दोस्तों फतेहपति शाह के टाइम को ही कहा जाता है पवार वंश का स्वर्णकाल। ठीक है, किसने कहा था ये कहा था आपका मती राम ने। किसने दोस्तों? मती राम ने कहा था फतेहपति शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल। ठीक है दोस्तों, देखिए आपसे पूछ सकता है कि किस पवार शासक के पास 9 रत्न थे। ठीक है, या किस पवार शासक को अकबर के समान माना जाता है, या किसे गढ़वाल का अकबर कहा जाता है? देखिए तो फतेहपति शाह को कहा जाता है आपका गढ़वाल का अकबर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास अकबर की तरह 9 रत्न थे। क्या थे दोस्तों? इसके पास अकबर की तरह 9 रत्न थे। ठीक है, इसीलिए इसे गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। आपसे सवाल बन सकता है कि गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता है, या किस पवार शासक के पास अकबर की भांति 9 रत्न थे? तो आप बताएंगे कि फतेहपति शाह को गढ़वाल का अकबर कहा जाता है और इसी के पास अकबर की भांति 9 रत्न थे। ठीक है दोस्तों, अलग अलग लेखक चित्रकार ये सब क्या थे, इसके 9 रत्न थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ गढ़वाल का शिवाजी भी इसे ही कहा जाता है। गढ़वाल का अकबर, गढ़वाल का शिवाजी, ये सब किसे कहा जाता है? ये सब भी फतेहपति शाह को कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी याद रखेंगे कि फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच में एक युद्ध हुआ था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि फतेहपति शाह और गुरु गोविंद जी के बीच में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम था भंगाणी युद्ध। क्या था दोस्तों? भंगाणी का युद्ध। आपसे पूछ सकता है कि भंगाणी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो आप बताएंगे कि फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? सन आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे 1689। कब दोस्तों? 1689, 1689 को भंगाणी का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? फतेहपति शाह के बीच में और गुरु गोविंद सिंह के बीच में। फतेहपति शाह को गढ़वाल का अकबर कहते हैं, इसी के पास 9 रत्न थे और इसी को गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। इतने सवाल आपके फतेहपति शाह से बनते ही बनते हैं। ठीक है, साथ ही साथ किसने समुद्रगुप्त की भांति लेख लिखाया था? तो फतेहपति शाह ने ही समुद्रगुप्त की भांति कुछ लेख लिखाए थे। ठीक है, ये भी हो सके तो आप ध्यान रखना। दोस्तों कीर्ति शाह थे, ये प्रताप शाह के पुत्र थे। ठीक है, ये प्रताप शाह वही हैं जिन्होंने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। साथ ही साथ इन्होंने टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। टिहरी में पुलिस विभाग खोला था और साथ ही साथ इन्होंने भूमि व्यवस्था के लिए एक जूलिया पैमाइश नाम से पद्धति चलाई थी। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि जूलिया पैमाइश नाम से भूमि व्यवस्था किसने चलाई? तो आप बताएंगे प्रताप शाह ने। ठीक है दोस्तों, उन्हीं प्रताप शाह के पुत्र थे ये कीर्ति शाह। ठीक है दोस्तों, इतना आप ध्यान रखेंगे। और कीर्ति शाह को जो है आपका ब्रिटिश सरकार ने सर या केसीआई की उपाधि दी थी। साथ ही साथ इनको इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी भी दी गई थी और नाइट कमांडर की उपाधि भी इन्हें दी गई थी। इसलिए आप इनको थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, थोड़े से इंपॉर्टेंट है। सवाल बन सकता है कि ब्रिटिश सरकार ने किसको सर या केसीएसआई की उपाधि दी थी? तो आप बताएंगे कि ब्रिटिश सरकार ने कीर्ति शाह को सर या केसीएसआई की उपाधि दी थी। साथ ही साथ इंग्लैंड में इन्हें 11 तोपों की सलामी भी दी गई थी। आई होप इतना आप समझ गए होंगे यहाँ पर। चलिए अब आगे चलते हैं और सवाल नंबर 5 को यहाँ पे करते हैं। सवाल नंबर 5 है दोस्तों, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। ऑप्शन ए है सलामी कर, ऑप्शन बी है पुंगारी कर, ऑप्शन सी है दस्तूर, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये सवाल जो है आपका गोरखाओं की कर व्यवस्था से है। ठीक है दोस्तों, देखिए कर व्यवस्था आपसे पूछता है, चंदू की पूछ सकता है और गोरखाओं की भी पूछ सकता है। तो कर व्यवस्था से आपके सवाल बनते हैं तो आप उनको भी याद करिएगा। ठीक है, तो ये जो सवाल है दोस्तों ये आपका गोरखाओं की कर व्यवस्था से है कि गोरखाओं ने यहाँ पे कौन कौन से कर लगाए थे। ठीक है, तो उसमें आपसे पूछ रहा है कि सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। तो दोस्तों वो कहलाता था आपका ऑप्शन सी दस्तूर कर। ठीक है, कौन दोस्तों? क्या दोस्तों? दस्तूर कर वो कहलाता था। ठीक है, तो इसमें सलामी कर क्या था? देखिए सलामी कर था एक टाइप का नजराना कर। ठीक है, क्या था? एक टाइप का नजराना कर था। दोस्तों ऑप्शन बी है पुंगानी कर, ये क्या था? दोस्तों पुंगानी कर क्या था? एक टाइप का भूमि कर था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कर एक भूमि कर था? तो आप बताएंगे कि पुंगानी कर क्या था? एक भूमि कर था। सवाल ऐसे ही बनता है कि कौन सा कर एक भूमि कर था?
ठीक है। तो आप बताएंगे कि पुंगानी कर क्या था, एक भूमि कर था, ठीक है। और बूढ़ों, सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कौन सा था, उसका नाम था दस्तूर कर, ठीक है दोस्तों। देखिए ये जो बूढ़े, सयाने व थोकदार होते थे, ये गांव के मुखिया के तरीके से काम करते थे, ठीक है। यानी कि गांव से सारा का सारा टैक्स इकट्ठा करना और उसको अपने से ऊपर के अधिकारी को देना, ठीक है। तो इनको जो सैलरी मिलती थी वो दस्तूर के नाम से मिलती थी, ठीक है। ये अपने के लिए जो लेते थे पैसा, अपनी सैलरी के रूप में जो पैसा लेते थे, वो भी ये टैक्स के जरिए ही लेते थे। तो उस टैक्स का नाम था दस्तूर, ठीक है। ये दस्तूर बेसिकली इन्हीं के लिए होता था, इनकी सैलरी के रूप में, ठीक है। यानी कि दस्तूर ही इनकी टाइप से सैलरी थी जो उनको दी जाती थी, ठीक है। तो दस्तूर नामक जो कर था, ये जो है सयानों व थोकदारों के लिए लिया जाता था। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पे दोस्तों। सवाल नंबर 6 है, सन 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई। सन 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई। तो दोस्तों ये की गई थी आपकी अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में, ठीक है। किसके टाइम पे हुई थी दोस्तों, ट्रेल के टाइम पे हुई थी। तो उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित हुई थी, तो हुई थी अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में, ठीक है। विलियम ट्रेल ने इसको करा था। देन दोस्तों सवाल नंबर 7 है आपका, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से कब मना कर दिया था। देखिए ये सवाल ना आपसे ना लैंग्वेज बदल के पूछता है कि पेशावर कांड कब हुआ था, सिंपल पूछ लेगा पेशावर कांड कब हुआ था या पेशावर कांड के नायक कौन थे, ठीक है। ऐसे ये सवाल पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ पे पूछा गया है पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से कब मना कर दिया था। देखिए आप सभी को पता होगा जो पेशावर कांड है ये आपका हुआ था दोस्तों 23 मार्च 1930 को दोस्तों आपका हुआ था पेशावर कांड। कब दोस्तों, 23 मार्च 1930 ईस्वी को आपका पेशावर कांड हुआ था, ठीक है। इसके नायक कौन थे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी इसके नायक थे। देन दोस्तों सवाल नंबर 8 है आपका, अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था स्थापित हुआ, ठीक है। अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था यह स्थापित हुआ। तो दोस्तों अल्मोड़ा का पहला पुलिस थाना जो है वो स्थापित हुआ था आपका सन 1837 में, ठीक है। देखिए ये जो स्थापित हुआ था दोस्तों, ये आपका हुआ था जो हमारे तीसरे नंबर के कुमाऊं कमिश्नर थे कर्नल जॉर्ज गोबान, उनके समय पे अल्मोड़ा में पहला पुलिस थाना जो है ये स्थापित हुआ था। किसके टाइम पे, कर्नल जॉर्ज गोबान की, जो तीसरे नंबर के हमारे कुमाऊं कमिश्नर थे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा बोक्सा जनजाति का त्योहार है। इनमें से कौन सा बोक्सा जनजाति का त्योहार है, होंगन, दैलिया, गोटरे या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो आपका होंगन है, जो आपका दैलिया है, जो आपका गोटरे है, ये तीनों ही आपके बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जनजातियों से आपके सवाल आते ही आते हैं, तो आपने उनको भी ध्यान से और पूरे फोकस के साथ पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि होंगन, दैलिया और गोटरे ये सभी बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं। सवाल नंबर 10 दोस्तों आपका, जाट जनजातीय समाज कितने भागों में बटा है। जो आपका जाट जनजातीय समाज है ये कितने भागों में बटा है। तो दोस्तों जो आपका जाट जनजातीय समाज है ये आपका भोटिया की एक उपजाति है, ठीक है। जो जाट जनजाति है ये भोटिया की एक उपजाति है। तो ये कितने भागों में बटी है, तो दोस्तों ये बटी है आपकी 3 भागों में। इसमें दोस्तों ये आपकी 3 भागों में बटी है। ये भोटियों की उपजाति है एक जाट, और ये 3 भागों में बटी है। इतना भी आप ध्यान रखेंगे। ये सभी सवाल पिछले वर्षों के हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी सवाल मैं अपने मन से लेके नहीं आया हूँ। ये सभी आपसे आज से पहले के एग्जामों में पूछे गए, ठीक है। तो इसलिए आप इनको ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 11 है दोस्तों आपका, अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का क्या नाम था। देखिए ये भी आपका पिछले वर्ष का सवाल है, कनिष्क सहायक के पेपर में ये आया था, ठीक है। 2-3 साल पहले का पेपर रहा होगा, उसमें सवाल आया था कि अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था। तो दोस्तों श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी। क्या दोस्तों, विनय लक्ष्मी, ठीक है। विजय लक्ष्मी मत कर देना, विनय लक्ष्मी उनका नाम था। ये सवाल शायद दोबारा ना आए, पर मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको लेके आया था, ठीक है। शायद ऐसा सवाल दोबारा ना पूछे, क्योंकि हम सिर्फ ये रखते हैं कि सीधे सुमन की मृत्यु कब हुई थी, उन्होंने कितने दिन की भूख हड़ताल करी थी, हम लोग यही याद रखते हैं। ठीक है, सीधे सुमन जी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उत्तराखंड के, ठीक है। इनका काफी बड़ा योगदान रहा है उत्तराखंड के पृथक राज्य बनाने में, ठीक है दोस्तों। तो इनसे क्या है काफी सवाल के पेपर में बनते हैं, तो आपने उन सभी का ध्यान रखना है और उन्हें ध्यान से बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। देखिए सवाल बनते हैं आपसे कि सुमन स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे कि 25 जुलाई को आपका सुमन स्मृति दिवस मनाया जाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद ही श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है दोस्तों। इसीलिए 25 जुलाई को हम सभी लोग सुमन स्मृति दिवस को मनाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि किसने कहा था,
तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। तो दोस्तों ये कहा था आपका श्रीदेव सुमन ने। ठीक है दोस्तों, जब इन्होंने जो टिहरी जेल में इनको डाल दिया गया था उस वक्त इन्होंने कहा था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपसे एग्जाम में बार बार बनते हैं, तो इसलिए आपने इन सवालों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, इन्होंने ही दोस्तों 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की थी। किसने दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि किसने टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की थी, तो श्रीदेव सुमन ने की थी 1939 में। और कहा दोस्तों, देहरादून में उन्होंने करी थी। ठीक है, कुछ सवाल इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उत्तराखंड के। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 दोस्तों आपका, कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई थी? कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो दोस्तों कुमाऊं गढ़वाल में जो पहली जेल है वो आपकी अल्मोड़ा में बनी थी। कब बनी थी दोस्तों? सन 1816 में। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला थाना 1837 में, कहा? अल्मोड़ा में। पहली जेल 1816 में, कहा? ये भी अल्मोड़ा में। ठीक है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है कि 16 में जेल बनी थी अल्मोड़ा में और 37 में थाना बना था। ठीक है दोस्तों, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जेल अलग है, थाना अलग है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 आपका। सवाल नंबर 13 दोस्तों आपका, जहांगीर नामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे? ठीक है, जहांगीर नामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे? श्याम शाह को, महीपति शाह को, बलभद्र शाह को या फिर मान शाह को? तो जहांगीर ने इनमें से किसे हाथी एवं घोड़े उपहार में दिए थे? देखिए ये सवाल 2023 के पेपर में पूछा गया था, फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में। किस दोस्तों? फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में सवाल ये आया हुआ था और ये 2018 के कनिष्क के पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, तो आप ध्यान सकते हैं कि 1 2 3 साल के गैप में जो है सवाल रिपीट होते हैं। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सवाल जो है 2023 के पेपर में आया था और उससे पहले ये 2018-19 के कनिष्क सहायक के पेपर में भी पूछा गया था। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि प्रीवियस के सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये आपको रिवीजन करने में भी काफी हेल्प करते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार में किसको दिए थे? तो वो दिए थे दोस्तों श्याम शाह को। ठीक है, श्याम शाह को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप भेंट किए थे। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14, बधानी बोली प्रचलित है। जो आपकी बधानी बोली है दोस्तों, ये आपकी कहाँ पर प्रचलित है? ठीक है दोस्तों, ये आपकी बोली जाती है पौड़ी क्षेत्र में। कहाँ दोस्तों? पौड़ी क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर 15 दोस्तों आपका, प्रसिद्ध मायावती आश्रम कहाँ स्थित है? देखिए आपसे मायावती आश्रम बोले आश्रम, ठीक है, या तो आपसे बोलेगा मायावती आश्रम या आपसे बोले अद्वैत आश्रम कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका नाम एक ही है। प्रसिद्ध मायावती आश्रम कहाँ है? प्रसिद्ध मायावती आश्रम कहाँ है? दोस्तों आपसे मायावती आश्रम बोले या आपसे बोले अद्वैत आश्रम। दोस्तों आपसे मायावती आश्रम बोले या आपसे, सवाल दोस्तों क्या है? सवाल नंबर 15, प्रसिद्ध मायावती आश्रम कहाँ है? प्रसिद्ध मायावती आश्रम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपसे मायावती आश्रम बोले या आपसे बोले अद्वैत आश्रम। क्या दोस्तों? या आपसे मायावती आश्रम बोले या आपसे बोले अद्वैत आश्रम, दोनों एक ही है। और दोस्तों ये स्थित है आपका चंपावत में, लोहा घाट के पास। कहाँ दोस्तों? चंपावत में लोहा घाट के पास स्थित है आपका मायावती या अद्वैत आश्रम। कहाँ दोस्तों? चंपावत में स्थित है। ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखेंगे, मायावती आश्रम भी और अद्वैत आश्रम भी, दोनों एक ही है। सवाल नंबर 16 दोस्तों आपका, कठेर के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जो कठेर के हिंदू राजा खड़क सिंह थे, उनके मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आता है? मानवदय काव्य में, तारीख के मुबारक साहिक में, रामायण प्रदीप में या फिर किन्नर देश में? दोस्तों किसमें आता है कि जो राजा खड़क सिंह था वो मेहताओं के देश कुमाऊं में भाग गया था? तो दोस्तों इसका जो वर्णन मिलता है वो मिलता है हमें ऑप्शन बी, तारीख ए मुबारक शाही में। ठीक है, इसमें हमें चलता है पता कि हिंदू राजा खड़क सिंह जो है वो मेहताओं के देश कुमाऊं में भाग गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए है आपका मानवदय काव्य। और मैंने आपको बताया था कि मानवदय काव्य की रचना आपकी किसने की थी दोस्तों? कवि भरत ने की थी। ठीक है, मान शाह के लिए उसने लिखा था, कवि भरत की रचना है मानवदय काव्य। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी दोस्तों रामायण प्रदीप। ठीक है दोस्तों, रामायण प्रदीप की रचना किसने की थी? तो दोस्तों रामायण प्रदीप की रचना की है आपकी मेघाकर शर्मा ने। किसने दोस्तों? मेघाकर शर्मा ने लिखा है आपका रामायण प्रदीप। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन था मेघाकर शर्मा दोस्तों? ये प्रदीप शाह के दरबार का एक कवि था।
क्या था दोस्तों? प्रदीप शाह के दरबार का ये कवि था। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। ये वही प्रदीप शाह है दोस्तों जिसने मोला राम को संरक्षण प्रदान किया था। किसको? आपसे पूछ सकता है कि मोला राम को किस पवार शासक ने मोला राम को संरक्षण प्रदान किया था? तो प्रदीप शाह ने ही मोला राम को संरक्षण प्रदान किया था। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 पे दोस्तों। सवाल नंबर 17 है दोस्तों आपका, हमेल है। जो हमेल है दोस्तों ये क्या है? पैरों का आभूषण है, एक प्रकार का बाजूबंद है, सिक्कों का कमरबंद है, या फिर सिक्कों की बनी गले की माला है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमेल है वह है आपका सिक्कों की बनी गले की माला। ठीक है दोस्तों, सिक्कों की बनी गले की माला को एक टाइप से हमेल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमेल क्या है? सिक्कों की बनी हुई एक गले की माला। सवाल नंबर 18 क्या है दोस्तों आपका, झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता किसने लगाया था? झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता किसने लगाया था? तो दोस्तों इसका पता लगाया था आपका डॉक्टर यशवंत सिंह कठौत जी ने। किसने? डॉक्टर यशवंत सिंह कठौत जी ने। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ही झाली माली देवी की पूजा पद्धति का पता लगाया था। दोस्तों झाली माली देवी थी कौन? तो दोस्तों जो ये झाली माली देवी थी इन्हें युद्ध की देवी भी कहा जाता है। क्या दोस्तों क्या कहा जाता है? इन्हें युद्ध की देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि हिमालय के राजाओं द्वारा युद्ध में विजय की कामना से झाली माली देवी की जो है पूजा की जाती थी, और साथ ही में इनका दीपक और ध्वज लेकर युद्ध में चलने की जो थी दोस्तों प्रथाएं थी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। झाली माली देवी कौन थी? एक युद्ध की देवी थी। ठीक है, और इनकी पूजा पद्धति की जो पांडुलिपि है इसका पता किसने लगाया दोस्तों? ये लगाया आपका डॉक्टर यशवंत सिंह कठौत जी ने। ठीक है, देखिए दोस्तों एग्जाम में आपसे यशवंत सिंह कठौत जी की पुस्तकों के बारे में भी पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो यशवंत सिंह कठौत जी की जो फेमस पुस्तकें हैं उनको आप याद रखेंगे। पहली पुस्तक उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये किसकी रचना है? ये डॉक्टर यशवंत सिंह कठौत जी की रचना है। दूसरी मध्य हिमालय का पुरातत्व, ये किसकी रचना है? ये भी यशवंत सिंह कठौत जी की रचना है। और लास्ट आप याद रखेंगे मध्य हिमालय की कला, ये किसकी है? ये भी यशवंत सिंह कठौत जी की है। ठीक है, कौन कौन सी? मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये किसकी रचना है? जसवंत सिंह कठौत जी की। मध्य हिमालय का पुरातत्व और मध्य हिमालय की कला, ये दोनों रचनाएं भी जसवंत सिंह कठौत जी की हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19 दोस्तों क्या है आपका, देहरादून जिले में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठ में शामिल नहीं है। देखिए आप जानते हैं कि देहरादून में 4 सिद्ध पीठ हैं, तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है 4 सिद्ध पीठों में से शामिल नहीं है, ये आपने बताना है। तो दोस्तों भैरव सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध या फिर मांडू सिद्ध, इनमें से वो कौन है जो 4 सिद्ध पीठों में शामिल नहीं है? ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि आपसे नहीं है पूछा गया है। देखिए तो 4 सिद्ध पीठ है दोस्तों, उसमें जो है भैरव सिद्ध शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जो है 4 सिद्ध पीठों में शामिल नहीं है। लक्ष्मण सिद्ध ये है, माणक सिद्ध ये है, मांडू सिद्ध ये है, और एक है दोस्तों आपका कालू सिद्ध। ठीक है, ये 4 सिद्ध पीठ है। कौन कौन से? कालू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। यहाँ पे कालू सिद्ध के बदले भैरव सिद्ध दिया था जो कि शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि भैरव सिद्ध 4 सिद्ध पीठों में शामिल नहीं है। ठीक है, इसके बदले कौन होना चाहिए था? इसके बदले कालू सिद्ध होना चाहिए था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 20 पे चलते हैं। सवाल नंबर 20 दोस्तों आपका, चैतु तथा माणुकु नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? आई थिंक ये सवाल हम पहले कर चुके हैं, तो इसका जवाब था सुदर्शन शाह। ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, सुदर्शन शाह ने चैतु तथा माणुकु को अपने राज दरबार में जो है आश्रय दिया था। ठीक है, रिपीटेड सवाल है, आप इसको देख सकते हैं। सवाल नंबर 21 दोस्तों, कंडाली या किर्ज उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देखिए पहली बात तो यह है कि कंडाली या किर्ज उत्सव कौन मनाती है? यह आपकी भोटिया जनजाति मनाती है। तो आपसे पूछा गया है कि कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष में, 6 वर्ष में एक बार, 3 वर्ष में एक बार, या फिर 12 वर्षों में एक बार। ठीक है दोस्तों, देखिए तो कंडाली उत्सव है ये भोटिया जनजाति मनाती है, कंडाली या किर्जी उत्सव। और दोस्तों ये जो उत्सव है ये 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। कब दोस्तों? 12 वर्षों में ये एक बार मनाया जाता है आपका कंडाली या किर्जी उत्सव। किसके द्वारा? भोटिया जनजाति के द्वारा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है कि 12 वर्षों में मनाया जाता है, और मेनली यह है कि किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये भोटिया जनजाति के द्वारा बनाया जाता है कंडाली या किर्जी उत्सव। ठीक है, तो आप एक टाइप से इसे भोटिया जनजाति का कुंभ भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? भोटिया जनजाति का कुंभ। कौन? कंडाली या किर्जी उत्सव, जो कि 12 वर्षों में एक बार बनाया जाता है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कुछ राय है तो मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। जल्दी हम हिंदी के जो पिछले वर्ष के सवाल हैं उनको भी आपके लिए लेके आएंगे। आज ये उत्तराखंड का पाठ था। अगली वीडियो आपकी हिंदी के पिछले वर्ष के सवालों पे होगी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आप सभी के मैसेज को देखता हूँ और उनका रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना और कुछ और आपको चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।